10 में जो फरवरी में आपकी एग्ज़ाम होगी, जो गणित में 20 मार्क्स बहुविकल्पीय के पूछे जाएंगे, उन बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लगभग 50 क्वेश्चंस कराने वाले हैं। उन 50 क्वेश्चंस को अगर आप कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप 20 में 20 बहुविकल्पीय वाला आप आराम से कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। तो चैप्टर 1 में दिया है मैसा और लैसा ज्ञात करने के लिए, जिसे आप एचसीएफ और एलसीएम कहते हैं। तो ऐसे 2 नंबर देगा। इसमें दिया है 135 और 255 का क्या पूछा है, मैसे पूछा है। मैसा का मतलब हो गया एचसीएफ। तो इनमें से जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा, ये डिवाइड प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। इसमें से क्या करना है, छोटा वाला नंबर ये है तो 135 ऐसे आप लिखेंगे। बड़ा वाला नंबर है तो आप अंदर लिखेंगे। क्लियर। अब इसी से इसको डिवाइड करना है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार जाएगा और 135 हो जाएगा। 5 में 5 0, यह कितना हो गया, यहाँ कितना हो गया, तो यहाँ 12 हो गया। 12 में से जाएगा 3 तो हो जाएगा 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ शेष बचा आपका 90। फिर 90 से क्या करना है, 135 को डिवाइड करना है। क्लियर। तो 90 से एक बार जाएगा, 90 हो गया, ये 5 बचा और इसमें से 4 बचा। अब फिर जैसे आप इसको अंदर कर दे रहे हैं, अब इसको अंदर कर देंगे। 90, 45 दूना 90। दोस्तों, जब आपका शेष 0 आ जाए, 0 आ जाए तो जहाँ जिससे आप भाग करेंगे, लास्ट में जिससे आप भाग करेंगे वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर एचसीएफ हो जाएगा। तो यानी यही इसका मैसा क्या हो गया, इसका मैसा हो गया। लास्ट में किससे आप डिवाइड किए हैं, 45 से, तो 45 ही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक नंबर का जरूर पूछेगा। क्लियर। फिर से जो भी नंबर आपको देगा, छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को आपको डिवाइड करना है। देखिए, छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को हमने डिवाइड किया। डिवाइड तब तक करनी है जब तक कि शेष क्या ना आ जाए, 0 आ जाए। और लास्ट में जब शेष 0 आता है तो जिससे आप डिवाइड करते हैं वही उसका मैसा हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 140 का अभाज्य गुणन खंड का रूप लिखिए। तो आप ऐसे लिखिए, 140 ऐसे लिखिएगा, 140 लिखने के बाद ऐसे बना दीजिएगा। क्लियर। 2 से आधा हो जाएगा, 2 से 35 हो जाएगा, फिर 5 से 7 हो जाएगा, 7 से 1 हो जाएगा। तो क्या क्या मिला है, तो 140 का मुझे मिला है 2 × 2 × 5 × 7। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 2 टाइम है, तो 2 हो गया, × 5 × 7। यही इसका क्या है, अभाज्य गुणन खंड है। क्लियर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखिए, इसमें दिया है कि मैसे दिया है 306, मैसे सॉरी यहाँ लिखा है मैसे, मतलब इस संख्या का मैसे दिया है 9। समझ में आया, मतलब इस संख्या का मैसे दिया है 9। तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि मैसे गुड़े लैसे बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। बात समझ में आई। देखिए, इन दोनों संख्या का मैसा कितना दिया है, 9, तो आप लिखेंगे 9। लैसा आपको ज्ञात करना है तो आप मानेंगे x, या लैसा वैसे ही लिख देंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब इसका गुणनफल, यानी 306 × 657। क्लियर। अब देखिए, ये डिवाइड में है तो x इक्वल हो जाएगा 306 × 657
ये आएगा डिवाइड में 9 हो गया। ठीक, तो x इक्वल हो गया 9 से इसको डिवाइड कीजिए, 9 त्रिक 27, 3 9 चौक 36, हाँ 9 त्रिक 27, यहाँ 3 बचा, ये 36 हो गया, 9 चौक के 36 और गुणे कितना, गुणे हो गया 6 5 7। अब x मतलब क्या, x आपका है लैसा है, तो 34 से आप क्या करेंगे 6 5 7 गुणे कितना 34, 4 सते 28 के 8 हासिल 2, 4 पचे 20 2 22 और 4 छक 24 2 26, 3 सते 21 के 1, 3 पचे 15 2 17 के 7 और 3 छक 18 1 19, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, 7 6 13 के 3 हो गया, 9 2 11 1 12 के 2 1 1 2। तो इसका x की वैल्यू आ गई 22 33 8। क्या है, x है क्या, लेस है, क्या है, लेस है। तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। तो ऐसे ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ज़रूर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिंदी का पेपर हुआ है 20 मार्क्स का, तो मैथ में भी 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे प्रश्न आने की बहुत संभावनाएं हैं। ठीक है, फिर से आप देख लीजिएगा, 34 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू यहाँ आएगी, काउंट करेंगे तो 22 33 8। क्लियर। चलिए ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न चौथा जो है यहाँ दिया है कि आपको 26 और 91 का मैसा तथा लैसा ज्ञात करना है। तो मैसा मैंने बताया आपको कैसे ज्ञात करना है, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना है। ठीक, यानी 91 को डिवाइड करना है, 3 बार जाएगा, 3 छक 18 के 8 हो जाएगा और 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ 8 में से जाएगा 1। अब ये 13 यहाँ है, फिर इसको अंदर लाएंगे 26 को, 13 दूनी 26 कैंसिल आउट, शेष कितना आया, शेष आया 0। लास्ट टाइम किससे डिवाइड हुआ है, 13 से, तो यही इसका क्या हो जाएगा, में से 13 आंसर। ऐसे आपको ट्रिक करना है, जो आपका ऑप्शन बनेगा उसी पे टिक कर दीजिएगा, उसी को गोला भरना है। बात समझ में। अब देखिए इसी का मुझे ज्ञात करना है, क्या लैसा ज्ञात करना है। तो देखिए लैसा कैसे, 26 और 91 ऐसे आप लिख दीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 13 हो गया, 91 हो गया, फिर देखिए 7 से 13 हो गया और 13 सते 91, ये 13 हो गया, 1 1 लास्ट टाइम देखिए 2 7 13, 2 गुणे 7 गुणे 13, 2 सते 14 गुणे 13। अब देखिए 13 चौक के 52 के 2 हो जाएगा, 5 बचा, 13 कमे 13 5 18, ये इसका 182 क्या हो गया, लैसा हो गया। ये इसका क्या आ गया, लैसा आ गया। तो अगर लैसा पूछेगा तो 182 हो जाएगा, अगर मैसा पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए इसमें कहा है परिमेय और अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या जो होती है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होती है P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है वो परिमेय संख्या होती है, और जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो Q इक्वल नॉट 0, ठीक है, Q इक्वल नॉट 0। अब देखिए 1 क्या है, परिमेय संख्या, 2 क्या है, परिमेय संख्या, 3 क्या है, परिमेय संख्या। ऐसे जो भी नंबर आपको पॉजिटिव इंटीजर्स दिखेंगे वो क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं,
तो ये P अपन Q के फॉर्म में हो गया, अतः यह परिमेय संख्या। ऐसे 2 को 2/1 लिख सकते हैं, यह भी परिमेय संख्या हो जाएगी। 3 को 3/1 लिख देंगे। चलिए ठीक है। अगर रूट की बात करते हैं, रूट 4 हो तो देखिए जिसका स्क्वायर रूट, जिसका वर्गमूल निकले, तो 4 का वर्गमूल होगा 2, फिर आ गया 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब रूट में ऐसी वैल्यू जिसका वर्गमूल निकले, यानी जिसका वर्गमूल निकले वह भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। जैसे अगर रूट में 16 रहेगा तो जी हाँ, रूट 16 का वर्गमूल होता है 4, रूट 16 क्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ में आई। अगर 36 हो तो हाँ जानते हैं 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है, यानी रूट 36 क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए आगे, अगर रूट 8 बोलता है तो देखिए रूट 8 क्या होता है, यह 2 का घन होता है। क्या होता है, 2 का घन, यानी इसका घनमूल क्या हो जाएगा, इसका घनमूल 2 हो जाएगा। यानी जिसका ठीक ठाक वर्गमूल निकले और जिसका ठीक ठीक घनमूल निकले वह भी हो जाएंगे क्या, परिमेय संख्या। तो उम्मीद है आपको परिमेय संख्या समझ में आई होगी। फिर से, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख देंगे वह भी परिमेय संख्या है। जिसका ठीक ठाक वर्गमूल निकले वह भी परिमेय संख्या है। जिसका ठीक ठाक क्या निकले, घनमूल निकले, वह भी क्या है, परिमेय संख्या है। आगे चलते हैं। जिसका वर्गमूल न निकले, जैसे रूट 2 का वर्गमूल क्या होता है, कुछ नहीं होता है, रूट 2 को रूट 2 लिखेंगे, अतः यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर यही रूट 4 होता है मित्र, तो रूट 4 यहाँ 2 बन जाएगा, तो रूट 4 यहाँ 2 बन जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ रूट 2 लिखा है, रूट 2 ही रहेगा, रूट 3 ही रहेगी, अतः यह क्या है, ये है अपरिमेय संख्या। न तो इसका ठीक ठाक वर्गमूल निकल रहा है, न तो इसका ठीक ठाक घनमूल निकल रहा है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। पाई की बात करते हैं। पाई हमेशा जो होता है ये अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ से क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है 17/8 और 6/15 में कौन शांत है कौन अशांत है। तो हम आपको बता रहे हैं शांत का फार्मूला। शांत, हर में हम जानते हैं कि अगर हर में 2 गुणे 5, चाहे पावर यम हो चाहे पावर यन, मतलब पावर मतलब कुछ भी हो, यम के जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी हो, यन के जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो मतलब कुछ भी हो, अगर हर में 2 5 आया है तो मित्र वह हमेशा क्या होगा, शांत होगा। अगर दूसरा रूल हो गया, अगर 2 पे पावर यम इंटू 5 पे पावर यन के अलावा और कुछ आवे तो वह अशांत होगा। तो वह क्या होगा, अशांत होगा। बात समझ में आई? चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं फिर से अगेन। देखिए 2 5 आएगा, 2 5 आएगा शांत होगा, 2 5 आएगा शांत होगा, और 2 5 के अलावा कुछ आएगा अशांत होगा। तो शांत के लिए मैंने बताया, देखिए 2 केवल 2 आएगा तब भी शांत, और केवल 5 आएगा तब भी शांत, 2 5 आएगा तब भी शांत। तो यहाँ थोड़ा सा मैं यहाँ लॉजिक एक डेवलप कर रहा हूँ शांत के लिए, ये बहुत मोस्ट है। देखिए 2 आएगा तब भी शांत, 5 आएगा तब भी शांत, और 2 5 आएगा तब भी शांति। ये दिमाग में बैठा लीजिए आप। हर में केवल 2 आया तब भी शांत, केवल 2 आया मित्र तब भी शांत रहेगा, और केवल 5 आया तब भी शांत रहेगा, 2 5 आया तब भी शांत रहेगा।
अशांत में क्या करना है, अशांत में 2 5 के अलावा और दूसरा नंबर आया, अशांत हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 17 बटे दिया है 8, 17 है 17 लिखेंगे, 8 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, तो ये हो गया 17 बटे 2 पे पावर 3। अब देखिए केवल 2 आया है, क्या आया है, केवल 2 आया है। अब केवल 2 आया है तब ये क्या होगा, शांत होगा। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि हम 5 पे पावर 0 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 5 हो गया। अब मैंने क्या बोला, जो 2 और 5 समथिंग होते हैं वही शांत होता है। तो फिर हमने यहाँ बताया केवल 2 आएगा तब भी शांत, केवल 5 आएगा तब भी शांत, 2 5 आया तब भी शांत। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा, 2 आया तब भी शांत, 5 आया तब भी शांत, दोनों आया तब भी शांत, लेकिन इसके अलावा और दूसरा कुछ आना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, 6/15 देखते हैं। 6/15 सबसे पहले अगर कटने लायक हो तो काट लीजिएगा। 3 दूना 6, 3 5 15। अब ये हो गया 2/5। अब देखिए 2/5 आया है तो हर में कितना आया है, 5 आया है, तो उसमें आया है केवल 2 तब भी शांत हो गया। इसमें आया 5 तब भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसे लिख सकता हूँ, कि 5 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 0। बात समझ में आई? तो ये 2 5 के फॉर्म में हो गया, अतः यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो अशांत वाला मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे मैं बात कर रहा हूँ 17/12 हो गया, 17/12 हो गया। तो देखिए 17/12 है तो इसको 2 दूना 4 3 12 लिख सकते हैं। तो यहाँ 17/2 पे पावर 2 इंटू 3 आ गया है। तो देखिए 2 तो आया है लेकिन इसके साथ 3 आ गया है, अतः यह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लियर? चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कितना, 6वां क्वेश्चन है। अब 7वें क्वेश्चन पे आते हैं, बहुपद। देखिए कह रहा है कि हो सकता है आपसे पूछे, ऐसे एक ग्राफ देगा और ग्राफ से आपसे पूछेगा कि इसमें कितने शून्यांक हैं, यानी शून्यांक बताइए। तो मैं आपसे बता रहा हूँ, ये जो होता है x होता है, x अक्ष, ये होता है y अक्ष होता है। इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश होते हैं। ठीक है मित्र, जब यक्स वाले को कोई रेखा जितनी बार काटेगी उतने बार शून्यांक होंगे। केवल यक्स को वाई से आपको मतलब नहीं है। देखिए अगर यहाँ से ऐसे ऐसे काटते हुए आती है ऐसे ऐसे, तो देखिए यक्स को यहाँ काटी है, यक्स को यहाँ काटा 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 है, तो जितने पॉइंट पे काटेगा उतने शून्यांक हो जाएंगे। अगर ये ऐसे होता तो नो, देखिए कहने मतलब ये यक्स को काटा है, यही मेरा यक्स है, हम यक्स को देखेंगे, यक्स को ये कहीं काटा नहीं है, अतः इसके शून्यांक नहीं होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा यक्स अक्ष है, तो यहाँ पॉइंट पे काट रहा है और यहाँ काट रहा है, अतः इसमें कितने शून्यांक होंगे, 2 होंगे। बात समझ में आई? इसमें यहाँ काटा है, यहाँ काटा है, कितने जगह काटा है x को, 2 जगह, शून्यांकों की संख्या 2 होगी। आगे यहाँ कितने जगह काटा है, यहाँ सिर्फ 1 जगह काटा है, अतः शून्यांकों की संख्या 1 होगी। बात समझ में आई? यहाँ कितने जगह काटा है, यहाँ कुछ नहीं काटा है, तो शून्यांकों की संख्या कुछ नहीं होगा, शून्यांकों की संख्या 0 या शून्यांक ही नहीं होंगे। बात समझ में आई? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शून्यांकों का योग तथा शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो योग, देखिए शून्यांकों का योग यानी योगफल, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, योगफल कह रहा है, और शून्यांकों का गुणनफल कह रहा है। तो हम जानते हैं वही शून्यांक मतलब मूलों का योगफल, मूलों का योगफल हो जाएगा, योगफल, मूलों का योगफल बराबर -v/a। अब मूलों का गुणनफल जो होता है, मूलों का गुणनफल जो होता है मित्र, वो होता है c/a होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए 2x² - 8x दिया है और
प्लस का 6 दिया है, तो ए के जगह पे है a बराबर 2, बी के जगह पे b बराबर माइनस, तो देखिए यहाँ a बराबर 2, b बराबर -8, c बराबर 6 हो गया। तो अगर पूछेगा मूलों का योगफल तो आप यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, b कितना है -8 तो लिखेंगे -8, डिवाइड बाई a कितना है, a है 2 तो लिखेंगे 2, माइनस माइनस प्लस 8/2 यानी 2 चौके 8, इसका मूलों का योगफल कितना हो जाएगा 4। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मूलों का गुणनफल की बात करेगा तो c कह रहा है c, तो c कितना है 6, a कितना है, a है 2 तो लिखेंगे 2 और 2 तियाएं 6, तो यानी मूलों का गुणनफल कितना हो गया 3 हो गया। आप इसे ऐसे ही डायरेक्टली अगर आपको फार्मूला याद है तो कह देंगे -b/a माइनस माइनस प्लस b/a, 2 से 2 चौके 8, इसका 4 आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना, तो इसे आप जरूर एक बार देखेंगे। अब देखिए दूसरा वाला यहाँ दिया है, इसको बता दे रहे हैं मित्र। देखिए 3x² प्लस का 5x माइनस का 2 = 0 होगा। तो इसका पूछेगा मूलों का योगफल, तो -b/a होता है, यहाँ तो प्लस साइन है तो -5/3, ये इसका क्या हो जाएगा योगफल हो जाएगा। अब गुणनफल की बात c/a होता है, तो c कितना है -2, a कितना है 3, ये इसका क्या हो गया गुणनफल हो गया। तो ये मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार फिर से यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ 3x² प्लस का 5x और माइनस का 2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 3, b बराबर देखिए 5, c बराबर देखिए -2 हो गया। मूलों का योगफल होता है -b/a होता है, -b कितना है 5, a कितना है 3, तो देखिए -b/ मूलों का योगफल होता है, माइनस मूलों का योगफल -5/3 यहाँ आया था, 5/3 यहाँ आया है। ऐसे गुणनफल पूछेगा c/a होता है, c कितना है -2, a कितना है 3, ये इसका गुणनफल हो गया है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया है, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से आपको, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्र, इम्पोर्टेंट इसे कहना बहुत बड़ी बात है, इसे इम्पोर्टेंट नहीं कहेंगे, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कहेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा 101%। इस प्रश्न को आप देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। कह रहा है मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और बताइए। तो देखिए मूलों की प्रकृति जो होता है विविधकर बराबर, यानी d इक्वल होता है b² - 4ac। मूलों की प्रकृति देखिए, अगर d का मान 0 आया तो मूल जो होंगे वो समान होंगे, मूल क्या होंगे समान होंगे। बात समझ में आई? अगर d का मान 0 से ज़्यादा, यानी 1 आवे, 2 आवे, 3 आवे, 4 आवे, 5 आवे, 6 आवे, 7 आवे, 8 आवे, 9 आवे, 10 आवे, डॉट जितना भी प्लस में आवे d का मान, तो उसकी जो प्रकृति होगी, वो मूलों की जो प्रकृति होगी भिन्न भिन्न होंगे। इसके मूल क्या होंगे वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। तो मूल होंगे इसके भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे भिन्न भिन्न इसके मूल होंगे। तो मूल क्या होंगे मूल भिन्न भिन्न होंगे। बात समझ में आई? अगर d का मान मित्र ऋणात्मक में -1, -2, -3, -4, -5 डॉट माइनस में इनफाइनाइट तक आवे, तो इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगी कोई हल नहीं, यानी कोई मूल नहीं होंगे, यानी कोई मूल नहीं होगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे जब भी आपसे मूलों की प्रकृति पूछेगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्र, यहाँ से नहीं आया तो पढ़ाना बेकार है, ठीक है ना। तो ये देखिएगा d बराबर b² - 4ac है, तो अगर d का मान 0 आएगा तो मूल समान होंगे। अगर d बराबर 1 आवे, 2 आवे, 3 आवे, 4 आवे, 5 आवे, 6, 7, 8 मतलब कुछ भी आवे, धनात्मक में आवे तो उसके मूल क्या होंगे भिन्न भिन्न होंगे। लेकिन अगर d का मान ऋणात्मक आता है तो कोई मूल नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण,
यहाँ दिया है, 2 समीकरण दिया है, इसे मैं आपको 2 विधि से लगा के दिखाऊंगा, एक प्रतिस्थापन विधि से, एक विलोपन विधि से। तो ये है प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि। विलोपन विधि, बात समझ में आई? तो देखिए पहला प्रश्न ये है, x प्लस वाई बराबर 14 कामा x माइनस वाई बराबर 4। प्रतिस्थापन में से क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 14 ये है, तो हम यहाँ x का मान निकालते हैं तो y प्लस का 4 हो जाता है। बात समझ में आई? मतलब ये x ही है, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2, हो गया ना। तो देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 14 है, ठीक है। और समीकरण 3 क्या है, तो x का मान y प्लस, यानी x के जगह पे y प्लस 4, x के जगह पे y प्लस का 4 और प्लस का y बराबर का 14। ये y कितना हो जाएगा, 2y और प्लस का 4 इक्वल कितना, 14। ये 2y इक्वल, ये 14 है, ये प्लस 4 उधर जाएगा माइनस का 4, ये 2y इक्वल हो जाएगा कितना 10, और ये हो जाएगा y इक्वल हो जाएगा 5। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। यही y का मान जो है समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 में सॉरी, इसमें क्या है समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है, x इक्वल है y प्लस का 4, देखिए यहाँ समीकरण 3 है। अब x इक्वल y का मान कितना आया 5 प्लस 4, तो x इक्वल कितना हो गया 9। तो ये x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। तो चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं। यही है x प्लस वाई बराबर 14 और दिया है x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। तो देखिए डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन ऐड हो जाता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, x कितने हो गए 2x हो गया, और 14 4 कितना हो गया 18। तो x इक्वल 18 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, x इक्वल 9। देखिए यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। यही मान किसी भी समीकरण में आप रखेंगे, तो पहले में अगर हम रखता हूँ x प्लस वाई इक्वल 14 में अगर हम रखेंगे तो x के जगह पे हम 9 रखेंगे क्योंकि 9 मेरा आया है, अब प्लस ये y इक्वल हो गया 14। तो y इक्वल हो जाएगा, देखिए y इक्वल हो जाएगा 14, ये उधर जाएगा माइनस का 9, तो यहाँ हो गया y इक्वल 9 5 14। तो देखिए इसमें भी y का मान 5 आया है, इसमें भी y का मान 5 आया है, x का मान 9, x का मान, मतलब किसी भी विधि से अगर आप लगाएंगे तो आंसर इसके सेम आने वाले हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है मित्र, अब आगे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि अध्याय चौथे चैप्टर से द्विघात समीकरण कह रहा है। तो द्विघात समीकरण क्या होता है मित्र, द्विघात समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में अगर आ जाएगा, अगर कोई भी प्रश्न आप सॉल्व करेंगे इस फॉर्म में आ गया तो वह द्विघात समीकरण है, अगर इस फॉर्म में नहीं आया तो द्विघात समीकरण नहीं है। ध्यान रहे a b c की वैल्यू 0 से 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, बात समझ में। चलिए इसे, तो देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, यानी a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस 2a और ये हो गया b 1, तो 1 मतलब कुछ नहीं होता है, आप ऐसे लिख दीजिए इक्वल, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2x हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया, ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2x हो जाएगा, ये इक्वल में 2x माइनस का 6, 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, x स्क्वायर ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 6 और प्लस का 1 प्लस का 7 इक्वल उधर बचेगा कितना 0। अब देखिए यहाँ आपका आंसर आया x स्क्वायर
प्लस 7 आया है। तो यस, ये द्विघात बहुपद है, यानी द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि प्लस सी इक्वल 0 इसी फॉर्म में हमें देखना है। तो देखिए यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1x², यहाँ लिखा है, यहाँ तो bx है नहीं क्योंकि c है, तो चलिए ठीक है, c के जगह पे यहाँ 7 है, तो मैं b को लिख सकता हूँ 0x। तो 0x का मतलब यहाँ तो वैसे ही कुछ नहीं हो गया, यहाँ वैसे ही कुछ नहीं बचा, इसीलिए ये ax² तो यहाँ मिल गया, यहाँ c भी मिल गया, यहाँ bx है, यहाँ bx है, लेकिन यहाँ कुछ, इसीलिए यह इसके फॉर्म में है। फिर से मैं समझाना चाहता हूँ, देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अगर bx यहाँ है तो b की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, x अपने जगह पे है, तो वैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 का मतलब कुछ नहीं, तो ऐसे ही यहाँ आंसर जो आया है x² आया है प्लस का 7 आया है, तो कहीं ना कहीं ax² ये फॉलो किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये c है, c 7 है, c 7 आ गया है। ये bx के जगह पे कितना हो गया? 0। 0 का मतलब कुछ नहीं, अतः यह भी एक द्विघात बहुपद होगा। तो ये यस, ये द्विघात बहुपद है। तो ऐसे आपको चिन्ह यानी टिक लगाने के लिए बोल सकता है। अब इसमें बोला है मूल बताइए। मूल आप ज्ञात कर सकते हैं, चाहे आप गुणनखंड विधि से या फिर श्रीधराचार्य विधि से किसी भी तरीके से हल कर सकते हैं। तो मैं इसे गुणनखंड विधि से हल करता हूं और मूल बताता हूं आपको। ये x² प्लस का हो जाएगा 2x और प्लस का हो जाएगा 2x और प्लस का हो जाएगा 4 इक्वल का 0 हो जाएगा। ये x² प्लस का हो जाएगा 2x 1 ब्रैकेट्स में और प्लस का 2x प्लस 4 इक्वल 0 हो जाएगा। इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस का 2 बचेगा, इसमें से प्लस का 2 हो जाएगा तो x प्लस का 2 इक्वल का 0 हो जाएगा। तो यहाँ x प्लस 2 1, मतलब ये दोनों सेम है तो सही है। तो ये इन दोनों में से हमने एक यहाँ लिखा, एक x यहाँ है, अब प्लस 2 यहाँ है, 0 हो गया। तो x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस का 2। क्लियर? फिर ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस का 2। तो इसके दो मूल निकले, -2 कामा -2। तो ऐसे आपको ट्रिक करनी होगी, ऐसे इतना सॉल्व करेंगे तो जो उसका मूल आएगा वही आपको ट्रिक करना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फिर से ऐसे आपको फैक्टर करना है, फैक्टर आपको आता होगा उम्मीद है, क्योंकि क्लास 10th में गए लास्ट पोजीशंस पे है तो आपको ये आता होगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं समझाता इसे। ठीक है, तो ऐसे आप करेंगे, ये आपका सिर्फ रिवीजन है। देखिए द्विघात समीकरण के मूल, यदि उनका अस्तित्व है तो मूल ज्ञात कीजिए। देखिए जब वो चेक करने के लिए बोलेगा तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी विविधकर बराबर हम अप्लाई करेंगे। तो विविधकर होता है d बराबर b² माइनस 4ac, मतलब अस्तित्व में क्या, इसके मूल अगर निकलेंगे तब आप इसके मूल निकाल के बताइए, और नहीं निकलेंगे तो मूल मत निकालिए। कैसे पता चलता है? तो हमने आपको बताया कि ये पता आपको तब चलेगा जब d बराबर b² माइनस 4ac आप निकालेंगे, d की वैल्यू 0 आएगा तो मूल समान होंगे, d की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा तो मूल क्या होंगे? भिन्न भिन्न। अगर d का मान क्या आया? ऋणात्मक आया। d का मान क्या आया? ऋणात्मक आया, तो इसके कोई मूल नहीं निकलेंगे, यानी यह अस्तित्व में नहीं रहेगा। फिर आगे तो वही मुझे काम करना है, तो d बराबर मुझे निकालना है। यहाँ देखिए a बराबर कितना है? 3, यहाँ b बराबर कितना है? -5, c बराबर कितना है? 2 है। क्लियर? तो देखिए d बराबर हो गया b² यानी -5 का स्क्वायर, -4 है, इंटू a कितना है? 3 है, c कितना है? 2 है। तो d इक्वल हो गया 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 3 12 दूनी 24, यानी d का मान कितना आया? 1 आ गया। अब आप ही बताइए, d का मान आ गया आपका 1, तो मूल क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। आपको पता चल गया कि इसके मूल निकलेंगे, तो मूल भिन्न भिन्न होंगे, मूल भिन्न भिन्न होंगे। अब आप मूल निकाल लीजिए। मूल चलिए मैं श्रीधराचार्य विधि से निकाला हूँ। श्रीधराचार्य का फार्मूला है -b प्लस माइनस करणी में b² माइनस का 4ac एंड होल डिवाइड बाई 2a होता है। माइनस b का -5 है, ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, प्लस माइनस करणी में b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac का मान कितना आया? 1 आया है, तो 1 लिखेंगे। और 2a है तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है? 3। देखिए
यहाँ a की वैल्यू कितनी है 3, तो लिख देंगे यहाँ 3। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ 3 है तो हमने 3 लिख दिया। ये 5 है, 5 हो गया, प्लस माइनस और उसके बाद 1 का वर्गमूल निकलता है 1 एंड डिवाइड में 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 5 है, ये प्लस माइनस है, मतलब रूट 1 की जो वर्गमूल निकलेगा 1 और 2 तिहाई 6। अब इसी को एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए 5 प्लस का 1/6, 5 माइनस का 1/6। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 5 1 6, 6/6 यानी इसका एक आ गया 1, क्योंकि मूल डिफरेंट आएगा तो सेम तो होना नहीं चाहिए। ये हो जाएगा कितना 4, नीचे हो गया 6, तो हो गया 2, 2 तिहाई 6। तो यानी इसके मूल एक तो 1 आया है, एक 2/3 आया है, एक तो 1 आया है, एक 2/3 आया है। तो आप देख रहे हैं हमें पहले ही यहाँ ही डिसाइड हो गया था इसके 2 मूल निकलेंगे, लेकिन कैसे निकलेंगे, भिन्न भिन्न निकलेंगे। तो एक आया है 1, एक आया है 2/3, अतः हमें ऐसे ही फाइंड आउट इसे करनी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चैप्टर नंबर 6 यानी त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। तो त्रिभुज यहाँ दिया है, कह रहा है कि त्रिभुज में क्वेश्चन नंबर 14 सभी वृत्त क्या होते हैं। देखिए मित्र, अगर वृत्त की बात करते हैं, चाहे वृत्त इतना बड़ा हो, चाहे वृत्त इतना बड़ा हो, चाहे वृत्त इतना बड़ा हो, या चाहे वृत्त इतना बड़ा हो, तो इसमें जो वृत्त है ये परस्पर इनका जो रूप है, इनका रूप क्या है, इनका जो रूप है ये समान है। क्या है, समान है। अतः ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समरूप। तो यहाँ लिखा है सभी वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम की समरूप होते हैं। तो आंसर है यहाँ हो जाएगा समरूप होते हैं। बात समझ में आई। कह रहा है सभी वर्ग, तो वर्ग तो आप जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, चाहे वो बड़ा वर्ग हो या छोटा वर्ग हो। ये हो गया। तो कहने का मतलब चाहे ये वर्ग हो, ये वर्ग हो, ये वर्ग हो, वर्ग का जो रूप होता है, इसका जो रूप होता है ये क्या होता है, समान होता है। अतः यह भी क्या हो जाएंगे, यह भी समरूप हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं सभी वर्ग जो होते हैं ये समरूप होते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है सभी समद्विबाहु या समबाहु समरूप होते। तो हमने समरूप क्या बताया कि जो एक ही तरह दिखे, एक ही तरह दिखे, वही क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा समरूप हो जाएगा। तो देखिए समद्विबाहु क्या होता है, ये जिनकी 2 भुजाएं परस्पर समान हो। ठीक है, अब देखिए इसकी ये भुजा तो समान है, लेकिन ये भुजा समान नहीं है। लेकिन अगर इसे कई टाइप से अगर बनाएंगे तो कई टाइप से बनेगा, लेकिन समबाहु त्रिभुज जो होता है वो सिर्फ एक ही टाइप से बनेगा और इस टाइप से बनेगा, जिसकी तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इतना बड़ा बना दीजिए आप, इतना बड़ा बना दीजिए आप, या फिर सबसे बड़ा बना दीजिए आप, ऐसे बना दीजिए। तो देख रहे हैं इसका जो रूप है, चाहे छोटा हो, चाहे मझला हो या सबसे बड़ा हो, इसके रूप परस्पर समान है। तो कहने का मतलब समद्विबाहु समरूप नहीं हो सकता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। यहाँ हो जाएगा समबाहु। समबाहु। आपको जो प्रश्न समझ में नहीं आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है चित्र DE समांतर है BC के। DE समांतर किसके, BC के। अगर ये समांतर है तो हम जानते हैं थेल्स के प्रमेय से AD बटे हो जाएगा, यानी AD बटे हो जाएगा BD इक्वल AE हो जाएगा AE डिवाइड बाई EC। ठीक है, AD बटे BD AE बटे EC हो गया ना। देखिए AD की वैल्यू कितनी है 1.5, तो 1.5 एंड BD की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर इक्वल AE की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर एंड यही याद करना है तो लिखेंगे हम EC। ये यहाँ चला जाएगा 1.5 EC इक्वल ये यहाँ चला जाएगा 3 हो जाएगा। अब मुझे EC ज्ञात करनी है तो EC हम इधर रखेंगे और ये 3 बटे ये आ जाएगा 1.5। पॉइंट को हमें ऊपर ले जाना है तो
ई सी ये पॉइंट अगर काटेंगे तो ऊपर हो जाएगा 30, नीचे हो जाएगा 15। क्लियर। अब देखिए 15 से क्योंकि दशमलव हटेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर दशमलव है तो नीचे जीरो बढ़ता है, तो ये जीरो ऊपर क्योंकि नीचे है तो जीरो ऊपर बढ़ गया। तो यहाँ ईसी का जो मान है 15 कमी 15 दूनी 30, तो आ गया ईसी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स उम्मीद है आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर ऐसे ही आपको वीडियो और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए, हम ज़रूर पूरे क्वेश्चंस को कराने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से आपको अगर मैंने यहाँ तक 15 क्वेश्चन कराया है, आप देख लीजिएगा कम से कम 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ तक बहुविकल्पी प्रश्नों में देखने के लिए मिलेंगे। अभी आपका सांख्यिकी है, सांख्यिकी के बाद बेलन शंकु गोला है, अभी यहाँ मेंसुरेशन आपका है, अभी बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो कि कराने बाकी हैं। अगर आपको वो सभी क्वेश्चंस को करने हैं, ध्यान से उन्हें देखना है, तो एक बार कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा, हम उसे कराने का प्रयास ज़रूर करेंगे। चलिए ठीक है मित्र, थैंक्स, बाय बाय।